अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स इंस्टीट्यूट। मैं हूं साकिब और आज हम कुछ नए टूल्स को डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ 3-4 क्लासेस से मैं एक सीक्वेंस लेके आ रहा हूं, जिनमें मैं डिफरेंट टूल्स को ही डिस्कस कर रहा हूं। जो बेसिक वजह इन टूल्स को डिस्कस करने की वो ये है कि कहीं न कहीं जब हम फ्यूचर में इलस्ट्रेशन, एडवांस इलस्ट्रेशन करेंगे, तो वहाँ जाके कुछ न कुछ इन टूल्स की जो ज़रूरत है वो हमें पड़ेगी। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले जितने भी टूल्स हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ, ताकि आप लोगों को ये जो टूल्स हैं ये अच्छी तरह पता चल जाए कि किस टूल का कौन सा काम है और किस टूल के साथ क्या कुछ हम कर सकते हैं। तो जब नेक्स्ट हम कुछ इलस्ट्रेशंस करें तो आपको वहाँ जाके कोई इशू ना हो कि कौन सा टूल यहाँ पे मैंने यूज़ करना है। जब भी कोई आपको टूल की ज़रूरत पड़े तो आप इजीली उस टूल को यूज़ कर सकें। तो जो आज की हमारी क्लास है उसमें हम जो कुछ टूल्स डिस्कस करेंगे उनमें स्केल टूल है, कर्वेचर टूल है और रोटेट टूल है। इनके आगे कुछ मज़ीद भी इनके अंदर टूल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज जो सबसे पहला टूल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है स्केल टूल। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्केल टूल का क्या काम होता है कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया है। अब मैं स्केल टूल लेता हूँ और यहाँ पे जो ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये एक छोटा सा सर्कल टाइप एक शेप आ रही है। अब अगर मैं इसको उठा के कहीं भी लेके जाता हूँ और इसको करता हूँ मूव, तो आप लोगों ने एक स्पेसिफाइड किस्म की एक रोटेशन देखी है या इस शेप के अंदर चेंज देखा है। तो चेंज क्या है आप लोग अगर देखें तो ये मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर रहा हूँ और फिर ये आगे लेके जा रहा हूँ। तो जो स्केल टूल है उसका बेसिक काम ये है कि वो किसी भी शेप को जहाँ पे आप पॉइंट उसके सामने जिस जगह पे लगाते हैं, ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली किसी भी शेप का एक सेंटर होता है। या आप सेंटर डिफाइन कर देते हैं कि इस शेप को आपने अब कितना मूव करना है, किस जगह पे मूव करना है और कैसे मूव करना है। तो मैं फ़र्ज़ करें अब ये जो राइट कॉर्नर है बॉटम वाला इसको पकड़ के अगर मूव कर रहा हूँ तो ये शेप मूव कर रही है लेकिन एक लाइन में रह रही है, ये आउटलाइन नहीं हो रही। जो सेंटर है वो हमारा लॉक हो चुका है। तो मैं कहीं भी किसी जगह पे भी शेप को ले जाऊं, किसी भी एंगल पे शेप को ले जाऊं, ये चली जाएगी लेकिन जो हमारा सेंटर है वो लॉक हो गया है, वो सेंटर से नहीं हट रही शेप। ये आप देख सकते हैं कहीं भी इसको मैं ये जो कॉर्नर ये ऊपर वाला कॉर्नर इसको मैं अगर पकड़ के नीचे ले जाऊं तो कॉर्नर चेंज हो जाएंगे लेकिन जो सेंटर है वो इसी तरह लॉक ही है। ये राइट लेफ्ट होगी। जो स्केल टूल है उसका जो बेसिक काम है कि वो एक सेंटर डिफाइन कर देता है एक जगह पे, तो आप उस सेंटर से राइट लेफ्ट जा सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और शेप ले लेता हूँ और दूसरा आपको समझा देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे लेते हैं कोई भी हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे कोई स्केल, तो आप उसके साथ किस तरह कर सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे मैंने एक इस शेप के ऊपर हॉरिजॉन्टल एंगल पे एक सेंटर लिया है, तो मैं अब अगर इसको मूव करना चाहूँ राइट लेफ्ट तो ये हो रही है, अप डाउन भी हो रही है, लेकिन जो इसका सेंटर है वो अब लॉक हो चुका है यहाँ पे। तो ये जो शेप है ये अपने सेंटर को नहीं छोड़ रही। राइट लेफ्ट जहाँ भी आप लेके जाएं ये शेप चेंज हो जाएगी लेकिन जो सेंटर होगा वो लॉक ही रहेगा। अब मैं इसी शेप का जो सेंटर है वो किसी और पॉइंट पे डिफाइन कर देता हूँ। मैंने इसको पहले वर्टिकल किया था फिर हॉरिजॉन्टल किया है। अभी मैं इसका जो सेंटर है वो इस पॉइंट पे डिफाइन करना चाहता हूँ। तो जो ही जस्ट आप लोगों ने जो स्केल टूल है वो लेके यहाँ पे क्लिक करना है तो आपका जो सेंटर है वो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। अब अगर मैं शेप को मूव करना चाहूँ तो अब आप लोगों ने देख लिया कि ये जो हमारा कॉर्नर था ये अब लॉक हो चुका है। कहीं भी इसके राउंड मैं ये शेप गोल गोल घुमाता रहूँ, यहाँ पे जहाँ भी लेके जाऊँगा ये वाला जो कॉर्नर है ये लॉक ही रहेगा। ये इसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा लेकिन यहाँ से जो पूरी शेप है वो हम उठा के कहीं पे भी नहीं रख सकते। ठीक है, जो सेंटर है वो लॉक हो चुका है। इसके इर्द गिर्द एक सर्कल अगर शेप हम इसको दें तो सर्कल में घूमता रहेगा। जिस तरह अगर आप समझ लें कि रोटेशनल फोर्स होती है कि एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द जो भी कोई ऑब्जेक्ट होती है वो मूव करती रहती है। तो ये इसी तरह एक रोटेशनल फोर्स बन गई है यहाँ पे कि आपका एक सेंटर पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द आप अपना जो ऑब्जेक्ट है या आप अपनी जो शेप है वो उसको
घुमाते रहेंगे और ये उसी पॉइंट के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा, जहाँ पे भी वो पॉइंट हो उसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो जो स्केल टूल है उसका जो बेसिक काम है वो ये है, जब आप एक पॉइंट डिफाइन कर देते हैं तो जो आपकी शेप है वो उस पॉइंट के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, वो राइट लेफ्ट नहीं हो सकती। इससे अगला जो हमारा टूल है वो इसी स्केल टूल को अगर आप सेलेक्ट करके रखें तो वो है हमारे पास शेयर टूल। अब शेयर टूल थोड़ा सा नया टूल है, ये बेसिकली दो ही नए टूल हैं। तो मैं आपको ये एक शेप बना के आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैं यहाँ से शेयर टूल ले रहा हूँ और मैंने पॉइंट एक डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। अब अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो आप लोगों ने देख लिया कि ये पहले तो हमारी जो शेप थी वो राइट लेफ्ट घूम रही थी जैसे भी मैं इसको लेके जा रहा था। अब क्या होगा, घूम तो यहाँ भी रही है हमारी शेप, लेकिन डिफरेंस क्या है कि अब हमारी जो कॉर्नर्स हैं वो पहले से डिफरेंट हो चुके हैं। किस तरह डिफरेंट हो चुके हैं, आप लोगों ने देखा था कि मैंने जो जहाँ पे पॉइंट डिफाइन किया था मैं इस शेप को यहाँ से घुमा रहा था। अब क्या हुआ है कि हमारी जो लाइन थी वो पूरी यहाँ पे लॉक हो चुकी है, या एक जो हमारा एंगल था ये वाला राइट वाला, ये पूरा यहाँ पे लॉक हो चुका है। तो मैं इसको जहाँ भी लेके जाऊँगा ये पूरा एंगल ही यहाँ पे लॉक हो गया है, ना कि पूरी हमारी जो शेप थी वो लॉक हुई है। तो ये जस्ट मैं जिस जगह पे भी इसको लेके जाऊँ, जितनी हम हमारा जो लाइन का साइज है वो इंक्रीज हो जाए, ये शेप यहीं पे ही रहेगी। ये उसके इर्द गिर्द जिस तरह स्केल टूल की मदद से घूमती है ये भी उसी तरह ही घूमती रहेगी। लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस आप यहाँ पे फील कर रहे होंगे वो ये है कि वहाँ तो पूरी शेप जहाँ भी आप गोल घुमा सकते हैं घुमा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस साइड पे आपने एंगल लिया है आप सिर्फ उसी साइड पे ही घुमा सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं इसको सर्कुलर शेप में भी घुमा रहा हूँ, तो आप लोग कहेंगे कि ये सर्कुलर घूम सकती है, तो ये बिल्कुल घूम सकती है। किस तरह घूम सकती है कि बाकी शेप तो जो है वो रोटेट करती रहेगी, लेकिन जो एंगल या जो लाइन जिसके सामने हमने एक पॉइंट डिफाइन किया है या एक सेंट्रल पॉइंट हमने डिफाइन किया है, वो पूरा जो एंगल है या पूरी लाइन है वो लॉक हो जाएगी, वो नहीं घूमेगी। उसका साइज इंक्रीज हो सकता है, लेकिन जहाँ पे जो स्पेसिफाइड एरिया जहाँ पे आपने एक पॉइंट लगा दिया, एक सेंटर बना दिया है, वो वहीं पे भी घूमेगी। सेकंड डिफरेंस इसमें क्या है कि एक बार मैं फिर आपको जो स्केल टूल है वो दिखा देता हूँ पहले, इसके बाद फिर शेयर टूल पे आएंगे। कि मैं यहाँ पे एक शेप ले रहा हूँ, छोटी सी ले रहा हूँ मैं यहाँ पे स्केल टूल, यहाँ पे मैंने पॉइंट डिफाइन कर दिया और अब अगर मैं इसको घुमाना चाहूँ तो हमारी जो शेप है वो सीधे कॉर्नर्स के साथ ही रहेगी। जो स्केल है उनका चेंज नहीं होगा, ये उन्हीं कॉर्नर में ही ये घूमेगी शेप जहाँ भी इसको लेके जाए। लेकिन अगर आप लेते हैं यहाँ पे कोई शेप और आप डिफाइन करते हैं शेयर टूल, तो शेयर टूल जो होता है उसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर वहाँ पे आप घुमाते थे, यहाँ पे नीचे कर देते शेप को, तो जो आपके कॉर्नर्स है वो उसी तरह ही रहते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपकी लाइन जिसके सामने आपने पॉइंट डिफाइन किया वो लॉक हो चुकी है। तो क्या होगा कि अगर आप शेप को यहाँ पे कहीं पे घुमाएंगे तो आपका जो स्केल है आपकी लाइंस का या आपकी शेप का वो स्केल चेंज हो जाएगा। सिर्फ जो आपकी लाइन है जिसके सामने या जो आपका पॉइंट है जिसके सामने आपने एक सेंटर डिफाइन किया और आपने उसको लॉक कर दिया है वो अपनी जगह पे रहेगा। बाकी जितने भी कॉर्नर्स हैं वो अगर आप उनको घुमाएंगे तो उनकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मैं यूं ही इसको राइट लेफ्ट जहाँ पे भी लेके जा रहा हूँ तो इसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टूल है इसमें वो है हमारे पास रीशेप टूल। अब रीशेप टूल यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दूं कि इसका यहाँ पे आपने साइन भी देख लिया कि किस तरह की शेप आ रही है। जो रीशेप टूल है वो सिर्फ और सिर्फ किसी पाथ पे ही काम करता है। किस तरह के, ये मैं पेन टूल के साथ एक पाथ बना रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ तक पाथ में क्लोज कर देता हूँ। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे रीशेप टूल। तो रीशेप टूल का काम होता है कि वो आपके पाथ पे कहीं पे भी एंकर पॉइंट्स ऐड कर देता है और उस एंकर पॉइंट को आप जहाँ भी लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। अब डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पे पेन टूल और रीशेप टूल के दरमियान में बता दूं कि पेन टूल के साथ आप कहीं पे भी एंकर पॉइंट्स ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि मैं पहले पेन टूल के साथ आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एंकर पॉइंट ऐड किया और यहाँ पे आगे हैंड है। अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है वो डिलीट हो चुका है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे जस्ट पाथ पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा जो एंकर पॉइंट है वो ऐड हो गया है, लेकिन हम उसको ड्रैग यूं नहीं कर सकते इसी पेन टूल के साथ।
सिर्फ हम उसको ऐड या डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने प्रेस करके ड्रैग किया है, लेकिन फिर भी जो हमारी शेप है वो चेंज नहीं हुई, सिर्फ हमारा जो एंकर पॉइंट है वो ऐड हो गया है। अब मैं अगर इसको क्लिक करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो ये यहाँ पे पॉइंट डिलीट हो गया है। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस पॉइंट पे क्लिक करूँ उसको ड्रैग करके अपनी मर्जी के साथ कहीं भी लेके जाना चाहूँ, तो वो किस तरह होगा। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा मैं एक पेन टूल के साथ पाथ ले रहा हूँ। यूं मैंने एक पाथ लिया और अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे शेप टूल। तो शेप टूल का क्या काम है, शेप टूल ये आप देख सकते हैं कि मैं जो ही पाथ पे लेके आऊँ तो इस जो मेरा माउस है इसके साथ एक छोटा सा एक निशान आ गया है। यहाँ पे एक इंडिकेशन आ रही है कि मैं जो ये पाथ है इस पे कोई पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ कि उस पॉइंट को कहीं भी ड्रैग करके मैं लेके जा सकता हूँ। अब मैंने जो ही यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक करके मैं इसको कर रहा हूँ ड्रैग, तो मेरी जो शेप है वो उस पॉइंट से ड्रैग होकर मेरे माउस पॉइंटर के साथ ही आ रही है। इसका अब क्या फ़ायदा हुआ कि पहली बात तो ये कि हमारी जो शेप थी इसके अंदर एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया। सेकंड चीज़ कि मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आया हूँ, तो अपनी मर्ज़ी से मैं इसको अगर यहाँ से ड्रैग करके कहीं और पॉइंट पे लेके जाना चाहूँ या कि कोई और शेप इसको देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ। यहाँ पे भी मेरे पास एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया है। पेन टूल के साथ क्या होता है कि जस्ट आप एंकर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी एंकर पॉइंट को रीशेप करना है या उसको किसी और शेप में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन जो रीशेप टूल है इसमें ये फैसिलिटी सारी चीज़ें इकट्ठी अवेलेबल हैं कि आप किसी भी पॉइंट को क्लिक करके आप उसी रीशेप टूल के साथ आप उसको ड्रैग भी कर सकते हैं, और जो ही आप किसी जगह पे किसी पाथ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो आपका पाथ है वहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। अपनी मर्ज़ी से आप उसको ड्रैग करके लेके जा सकते हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद कर रखनी है कि पेन टूल के साथ आप पॉइंट्स कहीं पे भी एंकर पॉइंट्स ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन पेन टूल के साथ जो स्पेसिफाइड पॉइंट जो आपने ऐड किया है उसको आप ड्रैग नहीं कर सकते। ड्रैग करने के लिए आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जब आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपके पास हैंडल्स आ जाते हैं और आप उनको ड्रैग करके उनको शेप दे सकते हैं कोई भी। रीशेप टूल का क्या क्या फ़ायदा है कि आप कहीं पे भी पास पे जब एंकर पॉइंट ऐड करते हैं तो उसी रीशेप टूल के साथ ही आप उस एंकर पॉइंट को ड्रैग करके जहाँ भी लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। तो ये आपने डिफरेंस आप लोगों ने समझना है। ये इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बड़ा इजी सा है। जस्ट आप लोगों ने समझना है कि इन दोनों के दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो यही है। पेन टूल के साथ आप किसी भी जो स्पेसिफाइड आपका एंकर पॉइंट है उसको ड्रैग नहीं कर सकते, लेकिन जो रीशेप टूल है उसको आप उसके साथ आप किसी भी पॉइंट को ऐड करने के बाद कहीं पे भी आप ड्रैग करके लेके जा सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो एंकर पॉइंट है इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आऊँ, तो ये मैं यहाँ पे इसको ले आया हूँ। तो आप लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ये टूल तो हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा रोटेट टूल। रोटेट टूल क्या चीज़ है? रोटेट में अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को दिमाग में सोचें तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास आ रही है। रोटेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोटेशन देना, उसको घुमाना। अब मैंने यहाँ पे एक बनाई है रेक्टेंगल, दूसरी रेक्टेंगल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे रोटेट टूल। तो आपने देखा कि ये जो मैंने सेकंड रेक्टेंगल बनाई है ये इसको मैं रोटेट टूल के साथ जहाँ पे भी लेके जाता हूँ ये सिर्फ एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रही है, ना ही इसकी शेप चेंज हो रही है ना ही कुछ हो रहा है। आप लोगों ने देखा कि हमने जो स्केल टूल लिया था या जो हमने शेयर टूल लिया था उनमें जो शेप होती थी कि जो भी हम क्रिएट करते थे उसका साइज डिक्रीज या इंक्रीज हो जाता था, वो ऑब्वियसली एक पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करते थे, लेकिन उनका जो साइज या उनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती थी। ये जो रोटेट टूल है ये जस्ट आपकी जो शेप है उसको एक पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करता है, ना कि जो आपकी शेप है उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करता है। आपकी जो शेप है उसका साइज चेंज नहीं होता, जस्ट वो रोटेट करती है। तो आप लोगों ने देखा कि ये यहाँ पे रोटेट कर रही है। अब अगर मैं इस शेप को सिलेक्ट करूँ और मैं रोटेट टूल के साथ इसको किसी भी पॉइंट से पकड़ के अगर घुमाऊँ तो ये इसी तरह जो पहले जिस तरह हमने शेप के साथ देखा ये उसी तरह यहाँ पे घूमती रहेगी। अब सेकंड चीज़ कि ये तो जो पॉइंट है इसका सेंट्रल पॉइंट है वो इसके शेप के सेंटर में है। अब अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी शेप है वो ये वाला जो कॉर्नर है इसके इर्द गिर्द घूमे, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ से आप लोगों ने लेना है स्केल टूल। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है
तो क्या होगा कि आपका जो सेंटर है वो अब इस शेप के सेंटर से उठ के यहाँ पे इस कॉर्नर पे आ गया। अब जो आपका सेंटर था वो ये वाला पॉइंट बन गया है, ना कि ये जो इसके सेंटर में आ रहा था वो बना था। और अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे रोटेट टूल। मैं चाहता हूँ कि इसको घुमाऊँ, तो अब आप लोगों ने देख लिया कि पहले जो हमारी शेप थी वो उसका जो पहले वाला सेंटर था जो कि शेप के सेंटर में था, दरमियान में था। लेकिन अभी जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो जहाँ पे मैंने पॉइंट डिफाइन किया है या एक पॉइंट लगाया स्केल टूल की मदद से, अब हमारा जो सेंटर है शेप का वो बन गया है। तो अब यहाँ पे भी मैं इसको घुमा के लेके जाऊंगा तो मेरी शेप उस पॉइंट के इर्द गिर्द घूमेगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि जो रोटेट टूल है वो कैसे काम करता है। मैं यहाँ पे एलिप्स टूल ले रहा हूँ, ये छोटा सा मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ एक शेप। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे रोटेट टूल। मैं क्या करूँगा कि ये जो इसका सेंटर है इसको मैं अगर उठा के रख दूँ यहाँ पे तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो गई, जो कि मैं शेप अब बना रहा हूँ उसमें। तो रोटेट टूल लिया है, अब मैं इसको रोटेट करूँगा यहाँ पे। तो आप लोगों ने देख लिया कि जहाँ भी मैं इसको रोटेट करके लेके जाऊँ तो ये रोटेट होता जाएगा। अब सेकंड चीज़, अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपने शेप क्रिएट की है ये रिपीट हो, तो इसके लिए क्या बड़ी आसान सी चीज़ है जो एडोबी इलस्ट्रेटर की जो सेकंड क्लास है उसमें मैंने बताया था कि अगर आप कोई भी एक्शन लेते हैं और फिर उसको कंट्रोल डी करते हैं तो जो आपकी जो प्रीवियस एक्शन जो कि अभी आपने किया है वो ही रिपीट होता है। अब अगर चाहते हैं कि आप एक इसी टूल को रोटेट करके शेप बनाएं तो क्या करना है, अपने ऑल्ट और शिफ्ट दोनों को प्रेस करना है और इस शेप को ड्रैग करना है तो ये एक एंगल पे ड्रैग होके आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे इसको रिपीट करना है तो जस्ट आपने कंट्रोल डी प्रेस करते जाना है तो जो आपकी शेप है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रोटेट हो जाएगी। तो आप लोगों ने देख लिया कि हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत सा एक फ्लावर बन गया है। मैं अगर यहाँ पे इलिप्स टूल लेके एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे ड्रैग कर लूँ तो ये जो शेप है हमारी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। मैं हल्का से इसको यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि हमारी शेप और इंटरेस्टिंग बन जाए। तो आप लोगों ने देख लिया कि रोटेट टूल के साथ मैंने एक जस्ट शेप क्रिएट की, उसका जो सेंट्रल पॉइंट था वो मैंने उसके बॉटम में जाके डिफाइन कर दिया और जस्ट उसकी मज़ीद कॉपीज़ लेके और जो हमारी शेप है वो कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे क्लियरली ये आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो रोटेट टूल है वो किसी भी शेप को रोटेट करने के लिए काम आता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है उसके सेंटर, कि आप लोगों ने उस शेप का सेंटर कहाँ पे डिफाइन किया है। अब मैंने यहाँ पे जो इस शेप के अंदर उसका सेंटर डिफाइन किया था वो उसकी बॉटम में किया था। तो क्या हुआ कि जो शेप थी हमारी वो इसके इर्द गिर्द घूम रही थी। अब अगर मैं चाहता हूँ, मैं इसको एक बार डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा मैं यहाँ पे इलिप्स टूल ही ले रहा हूँ। अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पे एक सर्कल और जो सेंटर है वो अब मैं रख देता हूँ थोड़ा सा इसी सर्कल के अंदर ही यहाँ पे। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रोटेट करूँ तो क्या होगा कि मेरा सर्कल इस पॉइंट के इर्द गिर्द अब रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इसको लेके आता हूँ, मैं यहाँ पे ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ और मैं इसको अगर यहाँ पे इसकी कॉपी लेता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक कुछ स्पेसेस दे के यहाँ पे जा रहा है। तो क्यों जा रहा है, क्योंकि ये स्पेसिफाइड एंगल पे जा रहा है। तो इसका फ़ायदा एक तो ये होता है कि आप इसको एक एंगल दे सकते हैं और दूसरा ये कि जहाँ पे भी आप अपनी मर्ज़ी से एक पॉइंट को डिफाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक कॉपी ले ली है, मैं अब यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल डी, तो मेरी जो नेक्स्ट कॉपी वो ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएगी। जो ही मैं यहाँ पे करता जाऊँगा तो यहाँ पे जो कॉपीज़ हैं वो जो एंगल्स मज़ीद बनते हैं उन पे ऐड करता जाएगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे मेरे पास अब बहुत सारी कॉपीज़ ही आ गई हैं। मैंने इनको सेलेक्ट किया तो आप लोगों ने देख लिया कि बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की शेप हमने यहाँ पे बना ली है। तो रोटेट टूल आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह काम करता है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टूल है इसी रोटेट टूल के अंदर ही है वो है रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे एक गाइडलाइन लेके आता हूँ यहाँ पे और दूसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे लाइन टूल। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ तक और दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ तक। मैंने इनको कर लिया है कंट्रोल जी, मतलब ग्रुप कर लिया। और इसको सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे इसी जो हमारा रोटेट टूल है इस पर क्लिक करके रखूँ तो दूसरा हमारा है रिफ्लेक्ट टूल। तो एक और चीज़ के हमने जो पेन टूल की क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्ट के बारे में। तो वो जो रिफ्लेक्ट था वो
एक एंगल पे जाके यूं ही रिफ्लेक्ट, हम उसको एंगल देते थे कि वहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट होना है, तो वो हो जाता था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जितने भी आज मैं टूल्स आपको बता रहा हूँ उनमें जो सेंट्रल पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब ये कि कोई एक पॉइंट आ रहा है जिसको हम कहीं पे भी जाके जब रखेंगे तो वो हमारे पास एक सेंट्रल पॉइंट बन जाएगा। अब ये वाला जो पॉइंट है ये मैं ले आया हूँ यहाँ पे, और मैं इसको उठा के अगर इसको रिफ्लेक्ट करना चाहूँ और मैं इसको लेके जाऊँ यहाँ पे, तो जो हमारी शेप थी वो उसी तरह जिस तरह पहले पिछले हमारी शेप्स थी वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही थी, तो यहाँ पे ये इसी तरह घूम के दूसरी साइड पे आ गई। अब मैं अगर इसको यहाँ पे कंट्रोल डी करूँ तो क्या होगा कि इसी तरह राइट या लेफ़्ट ये जो हमारी शेप है वो रोटेट करती रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने जो वी शेप बनाई है हॉरिजॉन्टल एंगल पे, तो वो सिर्फ इन्हीं दो एंगल्स पे ही रोटेट कर सकती है। अब मैं अगर इसी पॉइंट को उठा के रख देता हूँ यहाँ पे, और अब मैं अगर रोटेट करता हूँ तो ये वाली हमारी जो शेप है ये इस पॉइंट के इर्द गिर्द अब रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो पॉइंट सेंट्रल पॉइंट है वो आपने कहाँ पे डिफाइन किया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं अगर इस पॉइंट को उठा के, इस शेप को उठा के मैं लेके जाना चाहूँ यहाँ पे, तो जो हमारी शेप थी वो रोटेट कर गई। ये किस तरह? आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा कि मैंने जब रिफ्लेक्ट आपको समझाया था तो उसमें क्या हुआ था कि अगर हम कॉपी नहीं लेते थे तो जो हमारी एक्चुअल शेप होती थी वही रिफ्लेक्ट होकर जहाँ पे हम उसको रिफ्लेक्ट करना चाहते थे वहाँ पे हो जाती थी। तो यहाँ पे वही काम हो रहा है कि आपकी जो एक्चुअल शेप है वही रिफ्लेक्ट हो रही है। अब अगर आप कॉपी लेना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना है और इसको जिस एंगल पे भी लेके जाना चाहते हैं आपने उसको घुमा देना है। अब वहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री था, यहाँ पे -90 डिग्री है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसके साथ माइनस आ रहा है इसलिए। तो यहाँ पे मैं जब ड्रैग करके छोड़ दूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर मैं इसको कंट्रोल डी करूँ तो आप लोगों ने देखा कि हमारी जो बाउंडिंग लाइन थी या जो हमारे ट्रांसफॉर्म कंट्रोल थे वो अब लेफ्ट पे आ गए हैं बजाय राइट के। दोबारा मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो राइट पे आ गए। मतलब ये कि ये जो हमारी शेप थी यहाँ पे हमने कॉपी ली थी उसी एंगल पे राइट लेफ्ट हो गए ये यहाँ पे कॉपी हो रही है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आप जो शेप है उसको रोटेट करें किसी और एंगल पे, तो आपने कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना है और रोटेट कर देना है उस शेप को यहाँ पे आप चाहते हैं, तो जो आपकी शेप है वो रोटेट हो जाएगी। तो आप लोगों ने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये बहुत ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं होती लेकिन फिर भी यहाँ पे इस्तेमाल होती है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है वो एक और टूल है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो यहाँ पे पेन टूल के साथ है कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल का क्या मतलब है? ये इस टूल की शेप जो है वो पेन टूल की ही तरह है लेकिन काम थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है कि आप देखेंगे कि मैं थोड़ा सा पहले आपको करके दिखाता हूँ फिर आप लोगों को समझाऊंगा। मैंने एक पॉइंट लिया है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिया है, और जो ही मैंने इसको ड्रैग किया है, जस्ट मैं माउस को यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, मैंने क्लिक कोई भी नहीं किया, सिर्फ पहले पॉइंट पे क्लिक किया, फिर दूसरे पॉइंट पे जब क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली जो मेरे पास शेप है या जो कर्व्ड शेप है वो बना के दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, कहीं पे भी जाके क्लिक करके मैंने छोड़ दिया है। पेन टूल और इसमें डिफरेंस क्या है कि पेन टूल में जब आप क्लिक करते थे और अगर आप क्लिक करके छोड़ देते थे तो वहाँ पे कॉर्नर बन जाता था, ना कि आप उसको कोई कर्व शेप दे सकते थे। इसमें क्या है कि इसमें ये जो ऑटोमेटिकली इसके अंदर प्री डिफाइंड है कि यूं ही आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप लोगों ने छोड़ देना है माउस को, तो आपकी जो कर्व है वो ऑटोमेटिकली ये बना देगा। अब मैं इस माउस को उठा के लेके आया हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे कर्व बना देगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन है वहाँ पे कोई पॉइंट लगा दूँ या कर्व बनाऊँ, तो मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो पाथ है उसको कर्व करके उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर कोई कर्व बनाना चाहूँ तो यहाँ पे बनाऊँगा। अगर आप एक और चीज़, यहाँ पे मैंने ऑल्ट प्रेस किया है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, तो इसका क्या फ़ायदा होगा, जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो, तो ये छोटा सा डिफरेंस है कि जब आप ऑल्ट के साथ कहीं पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे कॉर्नर बन जाता है। अगर आप ऑल्ट के बगैर कहीं प्रेस करते हैं या क्लिक करते हैं तो वहाँ के पे आपके पास कर्व बनती है। अब मैं इसी कर्वेचर टूल के साथ आपको एक शेप बना के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह ये शेप बनती है और ये किस तरह जो टूल है वो पेन टूल से डिफरेंट है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, दोबारा मैंने
यहाँ पे क्लिक किया और मैंने प्रेस कर दिया ऑल्ट। तो ये आप लोगों ने देखा कि मैंने ऑल्ट प्रेस किया लेकिन फिर भी हमारी जो कर्व है वो बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि मैंने ऑल्ट बाद में प्रेस किया और जो हमने पॉइंट मैंने लगाया वो पहले लगाया। तो आप लोगों ने इस बात को याद रखना है कि जो आप पॉइंट लगा रहे हैं वो आपने पहले नहीं लगाना बल्कि ऑल्ट प्रेस करके ही लगाना है। इससे इम्पोर्टेंट आपके पास जो इंडिकेशन है वो ये है कि यहाँ पे जो ही आप ऑल्ट प्रेस करते हैं तो नेगेटिव का साइन जो आपका जो कर्वेचर टूल है उसके साथ आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे प्रेस किया और फिर प्रेस कर दिया यहाँ पे, इसी तरह ऑल्ट प्रेस करके, ताकि मैं जो शेप बनाना चाहूँ वो बने। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको लेके बनाऊँगा और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं बना दूँ ये वाली कर्व। तो मेरे पास जो कर्व है वो बन जाएगी। तो इसमें भी इसी तरह है कि जब आप एस्केप की प्रेस करेंगे तो आपका जो पाथ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो शेप थी हमारे पास आ गई। अब ये हमने पेन टूल के साथ नहीं बनाई बल्कि हमने कर्वेचर टूल के साथ बनाई है। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कर्वेचर टूल और पेन टूल में क्या डिफरेंस है। तो जब आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे तो जितने भी आपने पॉइंट्स लगाए हैं वो उसी तरह ही आ रहे होंगे। आप उनको कहीं पे भी ड्रैग करके लेके जा सकते हैं, कहीं भी आप लेके जाना चाहें। उसी तरह आपके पास हैंडल्स भी होंगे जिस तरह पेन टूल में होते हैं और आप उसको जहाँ भी लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। तो आज मैंने आपको कुछ टूल बताया जिनमें सबसे पहला टूल स्केल टूल। ये अगर आप दोबारा मैं आपको बता दूं, स्केल टूल, शेयर टूल, रीशेप टूल। स्केल टूल में आप क्या कर सकते हैं, शेयर टूल में क्या कर सकते हैं, रीशेप टूल में क्या कर सकते हैं। रीशेप को थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि रीशेप जो टूल है वो एक तो किसी भी पाथ पे काम करता है, दूसरा ये कि पेन टूल में तो आप कोई शेप कोई पाथ जो बनाते थे और कोई भी पॉइंट अगर आप ऐड या डिलीट करना चाहते थे पाथ पे तो जस्ट आप वहाँ पे क्लिक करते थे और आपको पॉइंट ऐड या डिलीट हो जाता था। लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि आप उस पॉइंट को डायरेक्टली ड्रैग नहीं कर सकते थे। उसको ड्रैग करने के लिए आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना पड़ता था, तब जाके आप उसको ड्रैग करते थे। लेकिन जो रीशेप टूल है उसमें आप कहीं पे भी जब आप पॉइंट ऐड करते हैं तो आप डायरेक्टली उसी पॉइंट को इसी रीशेप टूल के साथ ही ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप उसको लेके जाना चाहें जा सकते हैं। इससे आगे हमने पढ़ा है रोटेट टूल, फिर हमने रिफ्लेक्ट टूल पढ़ा है कि रोटेट टूल रिफ्लेक्ट टूल किस तरह काम करते हैं। इसके बाद लास्टली जो मैंने आपको बताया वो बताया है कर्वेचर टूल के, कर्वेचर टूल के साथ आप किस तरह काम करते हैं। कर्वेचर टूल और पेन टूल में क्या डिफरेंस है? कर्वेचर टूल आपको ऑटोमेटिकली कर्व बना के देता है, लेकिन पेन टूल में कर्व बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप एक पॉइंट लगाते हैं और दूसरा पॉइंट जब आप लगाते हैं तो आपने माउस को छोड़ना नहीं होता बल्कि आप उस पॉइंट पे क्लिक करके माउस को ड्रैग करते हैं और जो आप कर्व बनाना चाहें वो बनाते हैं। जो कर्वेचर टूल है वो ऑटोमेटिकली जस्ट आप लोगों ने एक पॉइंट पे क्लिक करना है और जब दूसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे और आपने माउस को छोड़ देना है, फिर आप उसको जहाँ पे भी लेके जाना चाहिए जो पहले दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान वो ऑटोमेटिकली जो आपकी कर्व है वो बना देगा। फिर इसी तरह अगर आप थर्ड और सेकंड पॉइंट के दरमियान कर्व बनाना चाहते हैं तो आपने थर्ड पॉइंट लगाना है, जस्ट क्लिक करना है और फिर माउस को छोड़ के आप जहाँ पे भी लेके जाएंगे तो वहाँ पे जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है उनके दरमियान आपकी जो कर्व है वो बन जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन बनानी है तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि जो ही आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्वेचर टूल है उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा और जो आपकी लाइन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी, ना कि जो आपकी कर्व शेप बनती है वो बनेगी। तो आप लोगों ने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। मैं एक सीक्वेंस लेके चल रहा हूँ जहाँ पे कि जितने भी टूल्स हैं वो मैं पे एक बार आपको समझा दूँ, फिर उसके बाद हम जाके जो डिज़ाइनिंग या इलस्ट्रेशन है वो सीखेंगे। तो इसलिए क्योंकि जो इलस्ट्रेशन जब हम करेंगे तो वहाँ पे जो टूल्स हैं वो सारे यही टूल्स ही हमने इस्तेमाल करना है। तो इसलिए कुछ जो बेसिक टूल्स हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप लोगों ने इन टूल्स की प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी कोशिश है कि मैं ये जो कंटिन्यूटी है सीक्वेंस की ये इसी तरह जारी रखूं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।